बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर राबिया और हम लोग जो है वो जनरल हिस्टोलॉजी के टॉपिक को कवर करेंगे आज। और वो जो टॉपिक्स होंगे वो हम पढ़ेंगे सेल से रिलेटेड। पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने कल उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो पढ़ लिया था, और आज जो है वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़ हैं वो पढ़ेंगे। मेजर पोर्शन उसमें से वही है जो आप पहले एफएससी में पढ़ के आए हुए हैं, और हम उसको जो है ना बस मेजर उसका जो कॉन्सेप्ट है वही देख लेंगे। जो असल बातें होंगी वो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो जो हमने पढ़ना है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हमें पता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में होती है, ठीक है। मतलब हमारी आउटर मोस्ट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो उसके बाद जो बीच में जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है उस मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी स्पेस होती है, फिल्ड स्पेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमारे पास मेजर जो है ना वो जगह है जहाँ पे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल अकर इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन उनका क्या होता है कि उनका जो कंट्रोलिंग हैंड है वो क्या है, न्यूक्लियस ही है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसका एक फ्लूइड होता है, एक जो है सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं, और हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है। इस साइटोप्लाज्म का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर है। और इसके जो अभी हमने सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जो भी हमने देखे कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं और हमारे पास साइटोस्केलेटन है, वो क्या है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के होंगे। ऑर्गेनेलीज भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। हमारा जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोलेबल एंजाइम्स हो गए, ये सोलेबल प्रोटीन्स हो गई, वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट साइजेस की और शेप्स की जो होंगी वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई होंगी, ठीक है। इसके अलावा हम जो है प्रीवियसली हम ये सोचते थे कि ये हमारे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड जो है ना वो चीज़ है और कोई सेमी फ्लूइड सी चीज़ होगी, ये जेल लाइक इन नेचर होगी। लेकिन हमें जो है वो मोर एडवांस्ड स्टडीज़ से ये पता चला कि ये जो है ना साइटोसोल एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ नहीं है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि हमारे पास इसके अंदर डेलिकेट माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और इसको हम इस पूरे लैटिस को हमने क्या नाम दे दिया, माइक्रोट्रेबेक्युलाई। दिस नेटवर्क ऑफ द माइक्रोट्रेबेक्युलाई जो है होल्ड्स द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज इन पोजीशन एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी ये अब क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से रोड का काम कर रहा है जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है और उसको अपने प्लेस और उसको अपनी जगह पे रखा हुआ है, एंड प्लेस देम इन देयर पोजीशन, ठीक है। लेकिन अब ये कोई प्रॉपर एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सेल्स नीड ये पोजीशन जो होगी वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि हम ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अनपोलराइज्ड जो सेल्स हैं ये मतलब अभी ये जो अभी माइक्रोट्रेबेक्युलाई का जिक्र किया उन्होंने कि हमारे पास माइक्रोट्रेबेक्युलाई लेटस है, ये क्या है अभी फुली अंडरस्टूड नहीं है। ये सिर्फ एक रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक माइक्रोट्रेबेक्युलाई का लेटिस है जिसके अंदर इंटरकनेक्टेड हुए हुए माइक्रो ट्यूब्स वगैरह। उसके बाद हम अपनी जो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज पड़ी होती है, हम उसको दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारी कौन सी होगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं उसमें हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। जबकि नॉन मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो हैं वो कौन सी होंगी, राइबोसोम्स, बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। अब हम इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो वेरी करेंगे इन साइज, शेप एंड देयर नंबर,
ठीक है, और इसी तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है। ये हमारे पास राउंड, ओवल और एलोंगेटेड शेप के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है और उसका नीड कौन सी है उस टाइम, एट द टाइम ऑफ द नीड जो है वो किया गया, मतलब स्केच ड्रॉ किया गया या ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि ये हमारे पास एब्सेंट होते हैं इन द आरबीसीज एंड द टर्मिनल केराटिनोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी और केराटिनोसाइट्स जो हैं, केराटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स और रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास साइज़, शेप एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो वेरी करेंगे, डिपेंड करता है कि कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो सेल परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, ये उन सेल्स में ज़्यादा होंगे जहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो जिन सेल्स का काम ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने से रिलेटेड होगा तो उसमें उनका साइज़, शेप और नंबर जो होगा वो एनलार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर सेल। अच्छा जी, अब वो कौन से सेल हैं जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, जिनको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिनके अंदर एटीपी ज़्यादा होंगे, वो कौन से हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो विड्थ होगी वो फिक्स्ड होगी 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, जबकि लेंथ जो होगी वो वेरी करेगी, और जो मैक्सिमम लेंथ है वो जो वेरिएंस है वो आपका डिपेंड करता है ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है हमारे पास, इनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम जो लेंथ आई है वो 10 माइक्रोमीटर है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि जनरली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे आपकी सेल के एक साइड पे ज़्यादा ज़रूरत है एटीपी की, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी उस सेल में अनइवन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो स्मूथ होगी, इनर जो होगी वो फोल्डेड होगी, जिसको हम ये क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है। और इन डबल ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? चेन्स होंगी डिफरेंट, जो बेसिकली क्या होंगी? एंजाइम्स होंगे, जिन्होंने एक पूरे कैस्केड ऑफ रिएक्शन को या एक पूरी चेन ऑफ रिएक्शंस को जो है वो कैरी करना होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है ईएम पिक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई जो है ना पिक्चर, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। ये हमारे पास आपको जो आपको क्रिस्टी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी। अब वो क्या कह रहा था कि हमारे पास उसकी जो पार्ट ऑफ द सेल को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे ज़्यादा चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास द बेसल पार्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल लाइनिंग द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स फॉर द किडनी, ठीक है। किडनी, अब जो हमारे पास, अगर आपको याद हो कि हमारे पास लूप ऑफ हेनले में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन थी, तो जहाँ पे ज़्यादा मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो रही है अक्रॉस द बाउंड्री या विद इन द ट्यूब और आउटसाइड ऑफ द ट्यूब, तो वहाँ पे उसका क्या कह रहा है कि बेसल पार्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल का वो हिस्सा जो कि आपकी ट्यूब के की साइड पे है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया रिच एरिया जो है वो स्टेन करता है, इओसिनोफिलिक स्टेन हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है, ये हमने कल जो है वो स्टेनिंग टेक्निक पढ़ी थी। ये हमारे पास इओसिनोफिल जो है वो कौन सा है? एसिड स्टेन है, एसिडोफिलिक है। अच्छा जी, उसके बाद वो हमें उसका जनरल स्ट्रक्चर बता देता है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास ईएम स्टडी से हमें, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमें पता चला कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो स्मूथ होगी, इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो हमारे पास क्या करेगी? इन्वेजिनेशंस जो है वो शो करेगी एज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सटेंशंस कॉल्ड द क्रिस्टी, ठीक है। अच्छा, इसमें डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि जो हमने कल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक मेम्ब्रेन के अंदर 3 लेयर्स देखी थी, तो इस तरह का जो यूनिट है एक, वो 2 आएंगी। यानी अगर हम 3 लेयर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स 6 हो जाएंगी।
3 एक मेम्ब्रेन की, 3 दूसरी मेम्ब्रेन की, और अगर हम पूरी एक सिंगल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो 2 मेम्ब्रेन्स होंगी। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और क्रिस्टी जो होती हैं वो सर्व करती हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा। इसमें क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें चेन आएगी, इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स होंगे जो कि आपके पूरे रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए नेसेसरी होंगे। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास क्रिस्टी जो हैं वो क्या होते हैं, जनरली शेल्फ लाइक इन शेप होते हैं, बट आर ट्यूबुलर इन दो सेल्स इन विच दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, यानी ऐसे सेल्स जिनका काम जो है वो लिपिड प्रोडक्शन के साथ है, तो उन सेल्स में क्या होगा, उन सेल्स के अंदर जो वो क्रिस्टी होंगे वो क्या होंगे, वो ट्यूबुलर होंगे, जबकि बाकी सेल्स में वो क्या होंगे, शेल्फ लाइक होंगे। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रिस्टी भी इसी तरह से वेरिएबल करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, कौन से सेल का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और हमारे पास कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में ज़्यादा होंगे जिनका हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, ये बात पहले भी हो चुकी है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास, अच्छा जी, अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगी उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे, जबकि हमारी जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के बाद कवर होगी के बाद जो बच जाएगी, यानी अगर हम इसको एक पूरी बॉल की तरह कंसीडर करें तो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के बाद जो स्पेस बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स स्पेस, और उसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये देखें, अब ये जो आपको शेडिड एरिया नज़र आएगा, डार्क रेड या पिंक कलर का जो शेडिड एरिया है, ये क्या कहलाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और जबकि हमारे पास इन दोनों मेम्ब्रेन के बाद जो स्पेस बचेगी, यानी अगर हम इसको इस तरह से काटें, ये मेम्ब्रेन आपस में ख़त्म हो जाएगी, तो बीच का जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये हमारा हो गया कि हमारे पास स्पेस होगी, अच्छा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड द पोरिन्स विच फॉर्म द चैनल्स। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है कि हमारे पास ये जो डबल मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर नंबर ऑफ चैनल प्रोटीन्स का जो नंबर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोरिन्स बोल रहे हैं, जो चैनल्स के तौर पर काम कर रही हैं। ठीक है, यानी आपकी जो ट्रांसपोर्ट है ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनेलिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंदर जितने भी वो एनर्जी प्रोडक्शन के रिएक्शंस होंगे, जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, वो क्या होना है, उससे एटीपी बननी है, तो आप उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जो है वो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पे एंजाइम का जो है वो नंबर ज़्यादा है, तो आपको वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स का जो क्वांटिटी है वो बाकी ऑर्गेनेलिस की निस्बत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इसलिए वो कहता है कि हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन में जो है वो क्या है, ये चैनल प्रोटीन्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है। और वो क्या कहता है कि हमारे पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी हुई है, कार्डियोलिपिन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड है। ये क्या करेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल करेगा टू आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास इनर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टी कंटेन द बायोकेमिकल एंजाइम सिस्टम्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास इनर मेम्ब्रेन और जो क्रिस्टी हैं वो क्या करेंगे, उसके अंदर एंजाइम सिस्टम होगा सारा, जो कि आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो पूरा ये एंजाइमेटिक सिस्टम है उसको परफॉर्म कराने के लिए ज़रूरी होंगे, यानी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह। वन ऑफ दीज एंजाइम्स इज कॉल्ड द एटीपी सिंथेसिस अकर्स एज लार्ज transmembrane proteins that protrude from inner mitochondrial membrane and cristae as recused shaped structures, each of which has a globular head about
10 nanometer in diameter and a cylindrical stalk about 5 nanometer in length and 4 nanometer in width। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इस जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर क्या है कि एक एंजाइम है जिसको हम एटीपी सिंथेसेस बोल रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, लार्ज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। अब हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या कर रही थी, आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थी। ठीक है, अब वो क्या कर रही हैं कि वो कह रहा है कि हमारे पास वो क्या करती हैं, प्रोट्रूड करती हैं द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द inner membrane of the that protrude from the inner mitochondrial membrane and the cristae as the requisite shaped structure। इसका क्या होगा, ग्लोबुलर हेड जो होगा वो 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होगा और सिलेंड्रिकल स्टॉक जो होगी वो 5 नैनोमीटर इन लेंथ होगी। उसके बाद वो कहता है कि ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है डैट फिल्स द इंटरनल कैविटी ऑफ ईच ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, यानी हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास क्या कहता है कि ये कंसिस्ट करता है मेनली ऑफ द प्रोटीन्स विच रिप्रेजेंट द एंजाइम्स इन्वॉल्व द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन एंड द क्रेब्स सिट्रिक साइकिल एसिड। ठीक है, यानी अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी साइक्लिक पाथवेज थे वो उसको जो कैरी करने के लिए, उसको जो पूरा करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम रिक्वायर्ड थे वो सारे कहाँ होंगे, यहाँ पे पड़े हुए होंगे। ये अब हमारे पास क्या है, इसका अपना जो है वो राइबोसोम होता है, ट्रांसफ़र आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए है, यानी इसके पास अपनी सारी वो मशीनरी है जो कि एक पूरा वो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहता है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ऑल्सो कंटेन्स द स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंस बॉडीज़। ठीक है, यानी जो हमारे पास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंस बॉडीज़ विच आर कॉल्ड द मैट्रिक्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, यानी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्या है, मैट्रिक्स ग्रैन्यूल्स भी पड़े हुए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं हैव टू बी कंपोज्ड ऑफ द फॉस्फोलिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपोप्रोटीन्स। ठीक हो गया, यानी लिपिड का मॉलिक्यूल भी होगा, प्रोटीन का भी होगा और वो फॉस्फेट जो है वो भी होगा, फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि ये क्या करते हैं, बेसिकली ये कैल्शियम के को जो है वो स्टोर करते हैं और दूसरे कैटाइंस को जो है वो स्टोर करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास इसका अपना, हमने अभी देखा कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए है, अपना जो मशीनरी है टू रेप्लिकेट वो पूरी की पूरी पड़ी हुई है। तो फिर वो क्या कह रहा है कि इसका जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर इन स्ट्रक्चर है। वो अब क्या करेगा कि सर्कुलर स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर सिंथेसाइज्ड विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बनेंगे। ठीक है, एंड देयर डुप्लीकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए, यानी इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें जो बाहर पड़ा हुआ डीएनए है उसकी कोई मुदाखलत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनकोड्स ओनली द 13 माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स which are synthesized over the mitochondrial ribosomes by the activity of the mitochondrial messenger RNA, transfer RNA, which both are encoded by the mitochondrial DNA। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहा है, अभी मैंने बताया कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, अपने मैसेंजर आरएनए, तीनों मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और दूसरा जो है वो राइबोसोमल आरएनए, सारे तीनों क्या पड़े हुए हैं, यानी टोटल अपनी मशीनरी पड़ी हुई है टू रेप्लिकेट। ठीक है, तो अब वो यही कह रहा है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है उसके पास जो एनकोडिंग प्रोटीन्स का सारा सिस्टम है वो 13 नंबर ऑफ, मतलब टोटल 13 प्रोटीन्स के लिए जो हैं वो क्या पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है,
जिनको जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है ओवर द माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स बाय द एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए। अब उसने पूरे इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया कि डीएनए से आरएनए मैसेंजर वो राइबोसोमल आरएनए बनेगा। राइबोसोमल आरएनए के बाद जो है वो उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू द प्रोटीन, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपका मैसेंजर आरएनए होगा, ठीक है, जो आपका जो है वो मैसेजेस लेकर आएगा, और ट्रांसफ़र आरएनए वो होगा जो आपका अमीनो एसिड लेकर आएगा। यानी पूरी उसका अपना रेप्लिकेशन का भी सारा जो रिक्वायर्ड है, जो भी एंजाइम है या जो भी मशीनरी है रिक्वायर्ड, वो भी उसकी अपनी है, और आगे रेप्लिकेशन के बाद जो ट्रांसलेशन के लिए होंगे वो भी उसकी अपनी है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास बेशक उसकी मशीनरी अपनी ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स जो हैं वो इनकोड की गई हैं बाय द न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसाइज्ड इन द पॉलीमर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड देन इंपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए में ही जो बाहर पड़ा हुआ न्यूक्लियर डीएनए है वहीं से ही बनकर आई हैं, सिंथेसाइज की गई हैं, पॉलीमराइज की गई हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, और उसके बाद वो इंपोर्ट की गई हैं टू द ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उसकी ये क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकती है। उसके बाद उसने बता भी दिया कि हमारे पास जब सेल डिवीजन के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा और इंक्रीज इन नंबर बाय द फिशन, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि दे एनलार्ज इन द साइज। इस प्रोसेस को उसने एलेबोरेट किया है कि हमारे पास क्या करेगा, साइज में बड़ा होगा, रेप्लिकेट करेगा अपने डीएनए को, और उसके बाद डिवाइड हो जाएगा इनटू नियरली 2 इक्वल हाफ्स। तो टोटली किस में चला जाएगा, अपना मतलब एक से माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके फंक्शंस में हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। यानी सेल को जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी जो है वो अगर हम करेंसी से रिलेट करें तो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अभी हमने देखा कि हमारे पास इसके डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर सारे वो एंजाइमेटिक सिस्टम पड़ा हुआ है, ये सारे वो एंजाइम्स पड़े हुए हैं जो कि एटीपी बनाने में इन्वॉल्व हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मेंटेन्स द साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशंस ऑफ द कैल्शियम आयंस एट द लो लेवल, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपके बाहर पड़े हुए साइटोप्लाज्म के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस अगर आपके पास ज़्यादा हो गई है तो फिर वो वहाँ से इसको पकड़ेगा और अपने पास स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है हमारे पास वो है गोल्जी ऑपरेटस। अच्छा जी, गोल्जी ऑपरेटस का वो ये कहता है कि हमारे पास ये इतनी स्मॉल थी कि ये हमारे पास अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप H&E स्टेन की सेक्शन में प्रॉपर हमें जो है ना वो बहुत छोटी सी नज़र आई थी। मतलब इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिली थी जब तक हमने उसको वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं ऑब्जर्व किया। उसके बाद वो ये कहता है कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कर्व्ड स्टैक्स हैं ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सिस्टर्नी विद एसोसिएटेड वेसिकल्स, ठीक है। यानी हमारे पास ये क्या है, स्टैक्स ऑफ द मेम्ब्रेन। स्टैक बोलते हैं तहें लगाने को, यानी एक के ऊपर दूसरा आ रहा है, ठीक है। ये एक जिसके हमारे पास डायलेटेड पोर्शन पे क्या लगे हुए वेसिकल्स हैं। यानी जो भी चीज़ इसका बेसिक काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करनी है। जो भी चीज़ बाहर जाएगी सेल के वो क्या होगी, पैक होगी यहाँ पे। तो ये जो पैक्ड हो जाएगी वो एक वेसिकल की फॉर्म में बड बनेगा और बाहर निकल जाएगा। तो वो मतलब स्ट्रक्चर में बता रहा है कि इस तरह से वो इधर वेसिकल की फॉर्म में बनते हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टैक्स ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सिस्टर्नी विद द एसोसिएटेड वेसिकल्स। दीज वेसिकल्स लाई एट द डायलेटेड पेरिफेरी ऑफ द सिस्टर्नी। पेरिफेरी के पोर्शन पे पाए जाएंगे एंड आर इन प्रोसेस ऑफ आइदर फ्यूजिंग विद और बडिंग ऑफ फ्रॉम द सिस्टर्नी, ठीक है। या तो उसके साथ फ्यूज हो रहे होंगे या बड ऑफ कर रहे होंगे। उसके बाद वो कहता है कि वेसिकल्स एज वेल एज द सिस्टर्नी आर कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो है ना टोटली रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। जो समझाने वाला आएगा वो मैं इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। उसके बाद हमारे पास आता है साइज़ एंड लोकेशन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेरीज फ्रॉम वन सेल टू अनदर।
इसी तरह से जिस सेल का काम जो हमारे पास ऐसे सेल्स होंगे जिनका काम सिक्रीशन से ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, जिसकी मूवमेंट जो होगी वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाएगी, मूवमेंट कह रही हूँ, जिसका फंक्शन जो होगा वो आपकी सिक्रीशन से रिलेटेड होगा, वहाँ पे हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा। वेल डेवलप्ड एंड लार्ज इन सेल्स दैट सिक्रीट द प्रोटीन्स सच एज प्लाज्मा सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, एंड इन द सेल्स दैट सिंथेसाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स सच एज नर्व सेल्स, यानी उन सेल्स में जहाँ हमारे पास क्या होंगी, जिनका काम जो होगा वो क्या करना है, प्रोटीन्स को सिक्रीट करना है, या फिर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स को जो है वो सिक्रीट करना है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी हमने बताया कि ये हमारे पास क्या है, स्टैक्स ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, जिनके पेरीफ्री पे हमारे पास क्या है, वेसिकल्स वगैरह हैं। ये हमारे पास अंडर द TEM जो है वो माइक्रोग्राफ है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास सेक्रेटरी सेल्स विच हैव द लार्ज गोल्जी अपरेटस टिपिकली शो अ क्लियर पुअरली स्टेन्ड एरिया सराउंडेड बाय द डीप बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म ने कौन सा जो है वो स्टेन लिया, बेजोफिलिक स्टेन लिया, और जो बाकी रीजन था उसने क्या किया, पुअरली स्टेन्ड था। उसके बाद कहता है कि अच्छा, ये स्टेनिंग का ये होता है कि जहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपका क्या कहते हैं, टेकअप मटेरियल ज़्यादा होगा वहाँ पे उसको एक ब्राइट कलर आएगा, और जहाँ पे उसका टेकअप मटेरियल कम होगा वहाँ पे उसका बहुत डल सा कलर आएगा। जैसे साइटोप्लाज्म है, उस रीजन में जहाँ पे साइटोप्लाज्म की जो क्वांटिटी होगी या कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, वहाँ पे वो ब्राइट कलर अपीयर होगा, एक प्रॉपर कलर नज़र आएगा, और जहाँ पे उसका कम होगा तो वो क्या होगा, डल सा कलर, डिम सा कलर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या पढ़े थे, हाँ जी, हम ये पढ़े थे कि इन पोलराइज्ड सेक्रेटरी सेल्स सच एज गोबलेट सेल्स और पेनक्रियाटिक एकिनार सेल्स जो हैं वो हमारे पास गोल्जी अपरेटस ऑक्यूपाइज द कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन इन द साइटोप्लाज्म लाइंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एपिकल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी ऐसे सेल्स जिनका काम ही सिक्रीशंस को इन्वॉल्व करना है, सिक्रीशंस से है, उन्होंने क्या करना है कि वहाँ पे उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, ठीक है, जो कि मतलब न्यूक्लियस से मैसेज आएगा, बनेगा, उसके बाद वो गोल्जी अपरेटस में जाएगा, वहाँ पे उसकी पैकेजेस होगी, जो फाइनल टचिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो भी उसको फाइनल उसने चेंजेस करनी होगी उसके मॉलिक्यूल के अंदर, केमिकल जितनी भी मॉडिफिकेशंस करनी होंगी वो करके तो ये तैयार हो जाएगा, और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास EM जो है वो क्या करता है, शोज द ईच गोल्जी स्टैक हैज़ द 3 लेवल ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, यानी सिस फेज, मीडियल फेज एंड ट्रांस फेज, ये समझाने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमें सिस्टर्नी के जो हमने स्टैक्स देखे थे उसके अंदर हमें 3 तरह के नज़र आए, एक सिस फेज, एक मीडियल फेज और एक ट्रांस फेज। अब सिस फेज वो था जो हम कह रहे हैं कि जिसका जो फेस था वो किस तरफ था, यानी जो क्लोज था वो था टू द न्यूक्लियस वाली साइड, गोल्जी अपरेटस के अपर सरफेस से बहुत दूर था। इसका बेसिकली काम क्या था कि इसका काम ये था कि जो पास पड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे जो भी मटेरियल आया है उसको लेना है, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। तो सिस फेज इज द कन्वेक्स फॉर्मिंग फेज, लाइज एट द बॉटम ऑफ द स्टैक एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन तैयार होके आई है वो किस उसमें जाएगी, सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस, ठीक है, दैट इज द कन्वेक्स फॉर्मिंग, यानी वो किस शेप में है, कन्वेक्स शेप में है। अच्छा जी, अब वो क्या कर रही हैं, बाय द ER यहाँ पे आ जाएंगी, गोल्जी अपरेटस उसे लेगा और फिर वो क्या करेगा, बड फ्रॉम द RER एंड देन कॉल शीज विद द सिस्टर्नी ऑफ द सिस फेस, यही जो मैंने अभी बात बताई थी। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि लोअर मोस्ट सिस्टर्नी ऑफ द सिस फेस, यानी इस सिस फेस की जो सबसे ऊपर वाली, मतलब इसकी तो सबसे लोएस्ट होगी ना, लेकिन जाएगी तो अगले फेज़ में ऊपर जाएगी। हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे निचले स्टेप से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो सबसे लोअर स्टेप होगा इस सिस फेज़ का, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस गोल्जी नेटवर्क, यानी CGN। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास फ्रॉम द CGN प्रोटीन्स जो होंगी वो पास करेंगी
टू द मिडल फेस ऑफ द गोल्जी स्टैक। उसके बाद वो क्या करेंगे, इन दिस सिस्टर्नी द प्रोटीन्स अंडरगो द सीरीज ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस, यानी उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है वो तैयार हो चुकी है। अब उसकी जो भी उसको बाहर भेजने के लिए उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ेंगी वो उसमें इस मीडियल फेज ऑफ द ये सिस्टर्नी में आएंगी। उसके बाद फाइनली द प्रोटीन रीच द कनकेव ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी स्टैक विच इज़ एग्जिट फेस डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फ्री सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं इस पूरे सिस ट्रांस और मीडियल को जो है ना वो रूट्स जो हमारे पास प्लांट की रूट होती है उससे जो है ना वो करूँ रिलेट करूँ, तो हमारे पास वो पार्ट जो कि फ्लोर को टच कर रहा होगा, जो कि ज़मीन को टच कर रहा है, वो हमारे पास क्या होगी, ट्रांस। ठीक है, ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी। उससे निचली जो होगी वो मीडियल होगी, और सबसे नीचे जो होगी डीपेस्ट ऑफ ऑल जो होगी वो कौन सी होगी, ये सिस फेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास सीजीएन था, आखिरी जो सिस्टर्नी था उसको हमने सीजीएन बोल दिया था, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला होगा उसको हम टीजीएन बोल देंगे, यानी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क बोल देंगे। टीजीएन जो है वो हमारे पास क्या है, इज़ अ चीफ सॉर्टिंग स्टेशन ऑफ द गोल्जी अपरेटस। ये आखिरी पॉइंट है जहाँ पे इसका जो भी काम होना है वो होना है। Here the proteins are stored and packed into the membranous vesicles which bud from the TGN to transport proteins to various destinations in the cell। ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि ये जो प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसकी ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ सेल के अंदर है, ये सेल के बाहर जानी है। वो आगे उसने डिफरेंट बताई हुई है कि अगर सेल के अंदर होगा तो किस तरह से उसकी जो है ना वो मॉडिफिकेशन होगी, और अगर सेल के बाहर है तो किस तरह से उसकी मॉडिफिकेशन होगी। नेक्स्ट वो हमें बताता है कि फंक्शंस ऑफ द गोल्जी बॉडीज़ क्या हैं। पहला उसने बताया कि हमारे पास केमिकल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सर्टेन प्रोटीन्स हैं, कि प्रोटीन्स तैयार हो चुकी हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, अब वो जाएंगी अपनी फाइनल अपनी टचिंग के अंदर। ठीक है, जिसमें हम उसकी केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे। वो केमिकल मॉडिफिकेशन किसी भी तरह से हो सकती है, नाइट्रोजन बॉन्ड के थ्रू, नाइट्रोजन लिंकेज के थ्रू हो सकती है, ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू हो सकती है, या फिर वहाँ पे सल्फेशन या फिर फॉस्फोरिलेशन हो सकती है, यानी सल्फ़र को ऐड कर सकते हैं या फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास सॉर्टिंग पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोटीन्स हो सकती है। वो कहता है कि इन द टीजीएन द प्रोटीन्स आर स्टोर्ड एंड पैक्ड इनटू द शटलिंग वेसिकल्स दैट बड फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोटीन्स टू द वेरियस लोकेशंस। यानी हमारे पास टीजीएन वो जगह है जहाँ पे फाइनली हमारी जो भी प्रोटीन है उसको स्टोर किया जाएगा, उसको पैक किया जाएगा, और उसको वेसिकल की फॉर्म में जो है ना वो डाल दिया जाएगा, ताकि आपका जो बड वो आपका ट्रांसफेस से बड निकलेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो उसकी जगह होगी। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास वो सेक्रेटरी प्रोटीन्स जो कि जिन्होंने फ्यूज़ करना होता है विद द सेल मेम्ब्रेन टू रिलीज देयर कंटेंट टू द सेल एक्सटीरियर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। वो हमारी प्रोटीन्स जिसका कंटेंट जो है या जिसने सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके अपना जो मटेरियल है उसको सेल के बाहर भेजना होता है, उसकी पैकेजेस होती है क्लैथरिन कोटेड के अंदर। ठीक है, और बाकी जो होंगी वो नॉन क्लैथरिन वेसिकल्स होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। बच्चे मुझसे हिस्टो की बुक का पूछ रहे थे, तो मैं जो बेसिकली ज़्यादा आपका ये लेक्चर उठा रही हूँ वो लईक हुसैन से फ़िलहाल मैंने उठाया। अगर ये तो मेरे पास सॉफ्ट में नहीं है, ये मेरे पास हार्ड में ही है। हमारे सर ने भी हम लोगों को यही लगवाई थी, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले लें, और अगर सॉफ्ट में लेना चाहें तो मेरे पास पड़ी है वो भी, लेकिन सॉफ्ट में वो ये नहीं है, वो कोई और है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि किस तरह से आपने करना है। ये हिस्टो जो है ये आपको ख़ुद याद करना है, इसको ख़ुद मेमोराइज़ करना है। इसमें जो समझाने वाली बात होगी वो मैं आपको समझा दूंगी, जैसे ये अभी सिस फेज़ आया था और ट्रांस फेज़ आया था। बाकी सब ये अभी जनरल लेक्चर चल रहे हैं जिसमें मोस्टली हमने चीज़ें पहले से ही पढ़ी हुई थी, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होगा, लेकिन अगर फिर भी होता है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।